हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, साथ ही साथ थोड़ा सा इजी और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इसके पहले वाला जो चैप्टर था वो थोड़ा सा बोरिंग था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंडिया वाज ओनली कंट्री इंडिया वाज अ कंट्री ऑफ एक्यूट फूड शॉर्टेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद, है ना, आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। 1947 के बाद हमारी जो कंट्री थी वो एक्यूट फूड शॉर्टेज वाली कंपनी थी, मतलब कंट्री थी, मतलब हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा क्या थी, है ना। ठीक है, हमारे अनाज की, ठीक है, अनाज की कमी थी, फूड की कमी थी हमारी कंट्री में। तो इंडिया वॉज अ कंट्री ऑफ एक्यूट फूड शॉर्टेज after independence. Within 4 decades, the country did not only achieve self-sufficiency in food, fighting against population explosion, but rather emerged as leading food agri exporter in the world. तो 1947 के बाद 19, है ना, हमारे पास खुद के लिए खाने को भी नहीं होता था। पहले तो हमारी हालत थी कि हमारे पास खुद के लिए खाने को भी नहीं होता था। पर 4 डिकेड मतलब 40 साल, 40 ईयर्स के अंदर अंदर हम लोगों ने क्या किया कि ना, हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, है ना, पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। ठीक है, उसके बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर फूड, है ना, मेजर क्या, हम लोग मेजर फूड एग्री एक्सपोर्टर, मतलब हम लोग मेजर जो है अनाज के एक्सपोर्टर बन के बाहर आए। लीडिंग फूड एंड एग्री एक्सपोर्टर, फूड और एग्री एक्सपोर्टर बन के आए हम लोग। ठीक है, सम ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्री सेक्टर टुडे आर गिवन बिलो, है ना। ठीक है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर आज है। ठीक है, its contribution in GDP has been declining since independence from 55.4%, ठीक है, 55.4% of 1950-51 to 18% in 2023-24, है ना। तो ठीक है, जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी, वो जीडीपी में वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होते जा रहा है। ठीक है, पहले हम लोग हमारी कंट्री में जो 55.4%, मतलब हमारी कंट्री में जितना भी पैसा लोग अर्न करते थे उसका 55.4% पैसा जो है, ठीक है, 55% जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा था, एग्रीकल्चर से आ रहा था। आज 2023-24 आते आते हम लोग सिर्फ 18% है। ठीक है, पर 18% जो एग्रीकल्चर पैसा है वो एग्रीकल्चर में। However, around 55% of the people still depend on their it for their livelihood. पर 55% लोग आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए। Food grain production is estimated to decline to 309 million ton in 2023-24। ठीक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो क्या है, एस्टिमेटेड टू डिक्लाइन, वो कम होते जा रहा है, कितना, 209 मैन 2023-24 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 309 मिलियन टन पे आ गया। ठीक है, फ्रॉम 329 मिलियन टन ऑफ इन प्रीवियस ईयर। तो मतलब हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो 309 मिलियन टन पे आ गया, जो पहले कितना था, 329.6 मिलियन टन, है ना। ठीक है, 2023-24 में तो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम होते जा रहा है। द प्रोडक्शन न्यूट्रीकोर सीरियल्स इज ऑल्सो एस्टिमेटेड टू डिक्लाइन टू 50 million ton from 57.3 million ton for the previous year। तो हमारा न्यूट्रीकोर सीरियल्स जो है ना, ठीक है, न्यूट्रीकोर सीरियल्स है, ठीक है, उनका भी जो प्रोडक्शन है वो कम होते जा रहा है। 50 मिलियन टन हो चुका है, पहले कितना था, 57.3 मिलियन टन था, है ना। 2023-24 में कितना हो गया, 50 मिलियन टन। एन एग्री सरप्लस कंट्री, द शेयर ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड इज, an agri-surplus country, the share of India's agricultural exports and imports in world agriculture trade in 2021 was 2.4% and 1.7% respectively. Agriculture contributes about 11.90% in its total merchandise exports, and the country is today among the top 10 global agri exporters, है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि एन एग्रीकल्चर सरप्लस कंट्री, हम लोग क्या है, एग्री सरप्लस कंट्री है, मतलब हमारे को जितना एग्रीकल्चर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग अपना रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बची जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, बाहर की कंट्री में जाके सेल कर देते हैं। ठीक है,
The share of India agricultural exports and imports of world trade is 2021 was 2.4%. तो हमारी कंट्री का जो शेयर है ना, ठीक है ना, एक्सपोर्ट्स में हम लोग कितने 2.4%, मतलब 2.4% हम पूरे वर्ल्ड का एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। 1.7% हम पूरे वर्ल्ड का क्या कंट्रीब्यूट करते थे, इंपोर्ट कंट्रीब्यूट करते थे, और 2.4% हम लोग वर्ल्ड का एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करते थे रिस्पेक्टिवली। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स 11.90% इट्स टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड कंट्रीज इज टुडे अमंग टॉप 10 ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स, है ना, ठीक है। एग्रीकल्चर किसको कंट्रीब्यूट करता है ना, 11.90% एक टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, है ना। तो हमारी कंट्री जितना भी एक्सपोर्ट करती है उस पर 11.90% हम लोग, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इन द कंट्रीज टुडे अमंग द टोटल ट्रेड टॉप 10 एक ग्लोबल एग्री एक्सपोर्टर्स। और हमारी कंट्री आज के टाइम में क्या है, टॉप पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 एग्री एक्सपोर्टर्स, मतलब एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स में, कंट्रीज में। हाउ द सेक्टर हैज इट्स ओन शेयर ऑफ पॉलिसी कंसर्न, नेमली अंडर डेवलप्ड इरिगेशन, marketing and supply chain, disparities in land ownership, sustainability being the major ones, ठीक है। तो अब क्या है कि इसके जो है ना, और ये जो सेक्टर है एग्रीकल्चर का, इसके अपने कुछ पॉलिसी कंसर्न्स है ना, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस, pulses have been a critical food grain in India, largely responsible for protein inflation of recent times. पल्सेस क्या है, हमारे क्रिटिकल फूड ग्रेन है इंडिया में, largely responsible protein inflations of the recent times. However, the situation has been improved as a result timely policy interventions. Pulses, ठीक है, mentions pulses production has grown by 60% over last decade 2014 to 24 from 17 million ton to 27 million tons. तो क्या बोल रहा है, प्रोटीन इन्फ्लेशन। देखो पल्सेस में प्रोटीन अच्छे अमाउंट में होता है, ठीक है। तो प्रोटीन रिलेटेड डाइट इन्फ्लेशन, मतलब प्रोटीन रिलेटेड चीज़ों में जो महंगाई बढ़ रही है, उसमें सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिव, सबसे बड़ा कारण क्या था, पल्सेस के रेट बढ़ जाना। पर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पॉलिसी कंसर्न्स, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस किए, उस कारण हमारे जो पल्सेस है उसके रेट कितने बढ़ गए, 60%। 2000 लास्ट डिकेड में हमारे पल्सेस के प्रोडक्शन जो है 60% बढ़ गए। गवर्नमेंट एम्स टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस बाय 2027, 2027 आते आते गवर्नमेंट का एम है कि पल्सेस में हम लोग क्या ले आए, सेल्फ सफिशिएंसी ले आए, है ना। मतलब पल्सेस में हम लोग, पल्सेस के लिए हम लोग को किसी कंट्री पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, पल्सेस इंपोर्ट ना करना पड़े। The minimum support prices have been used by the government to encourage the farmers to produce more pulses in the country, which had been increased 117% for masoor, 90% for moong, 75% for chana chickpeas, in which India has become self-reliant. 60% of the two are pigeon peas and urad over the last decade. तो एमएसपी को गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, किसकी, पल्सेस की। 117% एमएसपी मसूर की बढ़ा दी, 90% मूंग की बढ़ा दी, 75% चना चिकपीस, है ना, इनकी बढ़ा दी, ठीक है। इन विच इंडिया हैज बिकम सेल्फ रिलायंट, चना और चिकपीस में इंडिया सेल्फ रिलायंट बन चुका है। 60% फॉर पिजन पीस, पिजन पीस के लिए 60%, ब्लैक ग्राम उड़द, उड़द के लिए हम लोगों ने, ठीक है, तुअर, तुअर और उड़द, तुअर और उड़द के लिए हम लोगों ने 60% जो है हमारा ना, तो तुअर के लिए और उड़द के लिए हम लोगों ने 60% हमारा क्या बढ़ा दिया है, ठीक है। चना, तुअर और उड़द के लिए हम लोगों ने हमारा 60% एमएसपी बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। एग्री फिलोसॉफी, India's agricultural philosophy since independence has revolved around the following four main challenges related to food, ना। तो हमारी कंट्री की एग्री फिलोसॉफी है, उसमें फोर मेन चैलेंजेस रहे, ठीक है, इंडिपेंडेंस पे। फर्स्ट चैलेंज has been physical access to food, producing as much as we need for our consumption। तो 1947 के बाद कंट्री के ऊपर क्या चैलेंज था सबसे बड़ा,
फिजिकल एक्सेस टू फूड, मतलब हर पर्सन को फूड मिले और जितना हमको जरूरत थी उतना हम लोग को प्रोड्यूस कर पाए। सेकंड चैलेंज हैज बीन इकोनॉमिक एक्सेस टू फूड, है ना, ठीक है। सेकंड चैलेंज क्या है, इकोनॉमिक एक्सेस टू फूड, कि हम लोग इकोनॉमिक एक्सेस, हर पर्सन अफोर्ड कर पाए फूड को, हर पर्सन क्या कर पाए, फूड को अफोर्ड कर पाए, खाने की चीज़ों को खरीद पाए। थर्ड चैलेंज हैज बीन इकोलॉजिकल एक्सेस टू फूड, प्रोड्यूसिंग फूड विदाउट इन्वायरमेंटल फॉल आउट्स, है ना। थर्ड चैलेंज हमारा क्या रहा है, थर्ड चैलेंज हमारा क्या है, 1997 onwards has been ecological access to food, producing food without environmental fallouts, ठीक है ना। तो थर्ड चैलेंज हमारा क्या रहा है, हैज बीन इकोलॉजिकल एक्सेस टू फूड, प्रोड्यूसिंग फूड विदाउट एनवायरमेंटल फॉलोअप्स, है ना। तो ठीक है, 1997 के बाद हम लोग फूड तो अच्छा खासा प्रोड्यूस करने लग गए थे, ठीक है। 1997 के बाद हम लोग फूड तो अच्छा खासा प्रोड्यूस करने लग गए थे, पर हमारे साथ ये दिक्कत थी कि हमको जितना फूड जो हम लोग फूड प्रोड्यूस करते उससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। हमारा ये चैलेंज था। फोर्थ चैलेंज has been related to global access to food, that is producing enough food for the complying for agri provisions of WTO। फोर्थ चैलेंज क्या था, ग्लोबल एक्सेस टू फूड, producing enough food for the complying the agri provisions of the WTO has been global access to food. These This challenge are already beyond food security and self-sufficient to trap agri trade opportunity offered by globalization. India needs to generate agri surplus now, ठीक है। तो 1995 के बाद देखो, पहले तो हम लोगों ने क्या 1947 में हम लोग क्या पता कि पहली बात तो इतना खाना हम लोग, पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ता था खाने का भी, तो एटलीस्ट हम लोग इतना खाना प्रोड्यूस कर ले कि हम लोगों को इंपोर्ट ना करना पड़े। 1970 के बाद क्या है कि हम लोग खाना, हम लोग पहला चैलेंज हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। 1970 बाद दूसरा चैलेंज क्या है कि हर इंसान अफोर्ड कर पाए कंट्री में फूड, कोई भूखा ना सोए, ठीक है, कोई भी भूखा ना सोए। उसको सेकंड थर्ड चैलेंज हमारा क्या था कि अब हम लोगों ने, कोई भूखा भी नहीं सो रहा है, सब लोगों को फूड मिल रहा है, चलो ठीक है। 1997 के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमारे नेचर को, प्रकृति को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। फोर्थ चैलेंज हमारा क्या आया, फोर्थ चैलेंज हमारा ये आया कि फोर्थ चैलेंज क्या है, फोर्थ चैलेंज हमारा ग्लोबल एक्सेस टू फूड, प्रोड्यूसिंग इनफ फूड along with complying with the agri provisions of the WTO। This challenge has call of duty beyond food security and self-sufficiency to tap agri trade opportunity offered by globalization। इंडिया न्यूज से जो है ना, आखिरी चैलेंज हमारा ये था कि हम लोग अब पूरे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को क्या करें, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें, ग्लोबल जो अपॉर्चुनिटीज को हम लोग पकड़े, उससे क्या होगा, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को जब हम लोग ग्रैब कर लेंगे, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को हम लोग ग्रैब कर लेंगे, ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, हमारी कंट्री को ट्रेड बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। और पूरे कंट्री में हम लोग फूड पहुंचाए, दूसरी कंट्री में जो भी जरूरत है वहां पर हम लोग एक्सपोर्ट करें, चीजों को एक्सपोर्ट करें और पैसा कमाए, ठीक है। इंडिया नीड्स टू जनरेट एग्रीकल्चर सरप्लस, है ना। अब चीज आती है, देखो लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या है, देखो सीधी सीधी बात है कि खाना उगता कहाँ पर है ना। खाना उगता है जमीन पे, मतलब हमारे जो अनाज है, सब्जियां है, वो उगती कहाँ पर, लैंड पे उगती है, ठीक है। अब लैंड पे उगती है, इसका मतलब लैंड क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लैंड क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लैंड जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो लैंड जो है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। काय के लिए, अब क्या होगा कि अगर कुछ लोगों के पास सारी लैंड रहेगी, अब मान लो 1% लोगों के पास कंट्री की 90% जमीन है, वैसे तो ऐसी हालत नहीं है आज के टाइम में, पर मान लेते कि अगर 1% लोगों के पास हमारी कंट्री की 90% जमीन है, ठीक है, तो क्या होगा उस आदमी के साथ, अगर 1% लोगों के पास हमारी कंट्री की 90% जमीन है, तो होगा क्या कि जो 1% लोग है ना, दूसरे लोग खेती नहीं कर पाएंगे, 1% लोग खेती करेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे, और दूसरे लोग क्या बन के ले जाएंगे, सिर्फ लेबर। तो इसी कारण हमारी कंट्री ने क्या करा, लैंड रिफॉर्म्स करना स्टार्ट किया ना। वैसे तो बहुत बहुत हद तक फेल हो गए थे लैंड रिफॉर्म्स, हमारी कंट्री में नहीं हो पाए अच्छे से, पर एक कंट्री है, एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से हुए थे, और वहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स के कारण बहुत ज़्यादा पॉवर्टी एकदम स्पीड से कम हुई थी, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का वहाँ पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा हावी थी उस टाइम पर। तो कम्युनिस्ट लैंड रिफॉर्म्स जो है, ठीक है, 1991 में अच्छे खासे हुए,
वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स अच्छे हो पाए थे, ठीक है, बाकी दूसरे स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म्स फेल हो गए थे। The process of land reforms in India has been followed an evolutionary path adapting to changing circumstances. The government's policies in this regard may be classified into four phases for the ease of understanding, है ना। तो दो फेज में हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। फेज वन प्री 1991, 1991 के पहले, 1991 के पहले जो हुए थे लैंड रिफॉर्म्स, बिगनिंग जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस विद टू ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, स्केलिंग अप फूड प्रोडक्शन by optimizing the use of farmlands and socio-economic transformation by redistributing scaling of food production by optimizing use of farmlands and socio-economic transformation by redistribution of land ownership. This phase consisted of three policy initiatives. तो इसके दो मेन एम्स थे, क्या था कि हम लोग जमीन को लैंड यूटिलाइजेशन को, है ना, लैंड यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करें। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास जितनी जमीन है उसका अच्छे से यूज करके हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सके। सेकंड क्या है, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बाय रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ओनरशिप। सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करें, लैंड को हम लोग क्या करें, रीडिस्ट्रीब्यूट करें, अच्छे से हम लोग जमीनों को बांट दें, ठीक है। हर पर्सन के पास जमीन होगी तो हर पर्सन क्या कर पाएगा, खेती कर पाएगा। इसमें थ्री पॉलिसीज थी, ठीक है। अंडर सिस्टम्स ऑफ जमींदारी, महलवारी एंड रोटवारी वर अबॉलिश्ड इन वन स्ट्रोक इन 1951। तो ये सारे सिस्टम्स थे, ठीक है, जो चलते थे कब, अंग्रेजों के टाइम पे, जमींदारी, महलवारी और रोतवारी, ठीक है। ये सिस्टम्स को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, कब, 1951 में, जैसे हम लोग आजाद हुआ 1951 में, नेहरू जी ने सारे सिस्टम्स को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। टेनेंसी रिफॉर्म्स इन कंसिस्ट ऑफ थ्री इंटरकनेक्टेड पॉलिसी एक्शंस इन फेवर ऑफ टेनेंट्स, रेंटर्स, शेयर क्रॉपर्स, रेंट रेगुलेशन, सिक्योरिटी ऑफ देयर टेन्योर, लैंड ओनरशिप एंड राइट्स। It consisted of three interconnected policy actions in favor of tenants, renters, sharecroppers, rent regulation, security of their tenure and land ownership rights, है ना, ठीक है ना। तो टेनेंट्स जो है मतलब अपनी जमीन को, ठीक है, जो अपनी जमीन को किराए पर देते हैं, ठीक है, तो उनके लिए रिफॉर्म्स करे गवर्नमेंट ने, है ना। टेनेंट्स के लिए रिफॉर्म करे, ठीक है, कि रेंट रेगुलेशन होगा, ठीक है, रेंट रेगुलेशन होगा, है ना। सिक्योरिटी ऑफ दियर टेन्योर, उनके टेन्योर की सिक्योरिटी रहेगी, ऐसा नहीं जब चाहे जब भगा दिया, ठीक है, जो जमीन पे किराए लेकर काम चलाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जनरली जो इनके लिए क्या कर रहा है यहाँ पर टेनेंसी रिफॉर्म्स लेकर आई गवर्नमेंट। टेनेंसी रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने क्या करने की कोशिश करी कि जो लोग जमीन किराए पर लेकर खेती करते हैं, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी एक्शंस लेके आई कि उनके लिए क्या होगा, है ना, उनका रेंट रेगुलेशन हो जाए, सिक्योरिटी ऑफ देयर टेन्योर, ऐसा नहीं कि जब चाहे जब बीच में भगा दे उनको, ठीक है। लैंड ओनरशिप राइट्स मिले, ठीक है, लैंड ओनरशिप राइट्स मिले उनको, ठीक है, ये सब चीजें। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अंडर इट थ्री डायमेंशनल पॉलिसी इनिशिएटिव्स वर अंडरटेकन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग लैंडलेस मासेस, लैंड कंसोलिडेशन, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है ना। तो इसमें है ना तीन जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है ना, उसमें, ठीक है, उसमें तीन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए थे, ठीक है। तो reorganization of agriculture under three-dimensional policy initiatives were undertaken, distribution of land among landless masses, है ना। पहली चीज तो क्या है कि लैंडलेस मासेस के बीच में अपनी लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। लैंड कंसोलिडेशन, लैंड कंसोलिडेशन में क्या हुआ, लैंड कंसोलिडेशन में क्या हुआ कि हम लोग है ना क्या करेंगे कि लैंड के छोटे छोटे टुकड़े, है ना, टेढ़े मेढ़े छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि कुछ भी करके, ठीक है, हम लोग क्या करें कि उन टुकड़ों को मिला कर एक ऐसी जमीन बना दे जहाँ पर क्या हो, हम लोग अच्छे से मिलकर खेती कर पाए और ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाए, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं लैंड कंसोलिडेशन। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग को हम लोग प्रमोट करें, है ना। कोऑपरेटिव मतलब सहकारी, मतलब मिलकर कोई भी काम करना, ठीक है। तो ये तीन रिफॉर्म्स, पॉलिसी एक्शंस थे गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, 1991 के पहले, जिससे हम लोग क्या, गवर्नमेंट ने क्या कोशिश करी कि हम लोग लैंड रिफॉर्म्स करके
है ना। इंडिया में एग्रीकल्चर में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाए, किसानों की थोड़ी सी इनकम बढ़ाए। The achievements of these pairs of land reforms have been quite discouraging. It succeeded only 6% of the total operated land in the country. Tenancy rights given or 4% and ownership right to 2%। ठीक है, तो क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में फेल हो गए। 1991 के पहले वाले लैंड रिफॉर्म्स जो थे इंडिया में फेल हो गए। बता रहा है वहाँ पर वो कि 6% क्या है ना, 6% ही ऐसी ज़मीन थी जहाँ पर टेनेंसी राइट्स अप्लाई करें इंडिया में। 4% ऐसी ज़मीन थी जहाँ पर ओनरशिप, मतलब ओनरशिप का अधिकार मिला, ज़मीन का ओनरशिप मिली लोगों को, है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे पहले ये फेल हो गए थे बड़े गंदे तरीके से। 1991 के पहले वाले नेहरू जी वाले जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो फेल हो गए थे हमारी कंट्री में। Resistance from landowning classes is considered prime reason for failure of this phase of land reforms. In India, land is more than an economic asset and is basis for allocation of social prestige, status, and land ownership has been largely intertwined with the rigid caste hierarchy. That is why land reforms in the country have been called many by the experts as the most complex socio-economic challenge humanity has ever faced, which is not possible without dismantling the caste system, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न बता रहा है वो कि क्या सबसे बड़ा रीज़न था लैंड रिफॉर्म्स के फेल होने का। सबसे बड़ा रीज़न क्या था हमारी कंट्री में? रेजिस्टेंस फ्रॉम लैंड ओनिंग क्लासेस, जिन लोगों के पास, जो जमींदार लोग थे जिनके पास पैसा था, ठीक है, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थे, उन्होंने क्या करा, इस चीज़ को अपोज करा। ठीक है ना। तो ये प्राइम रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न तो यही रहा। ठीक है, फिर land is more than an economic source basis for the allocation of social prestige, status and land ownership has been largely intertwined with the rigid caste hierarchy। अब क्या बोल रहा है वो कि, है ना, लैंड इंडिया में ज़मीन जो है वो ज़मीन होना अपने आप में क्या है, प्रेस्टिजियस चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्व की चीज़ है लोगों के लिए, है ना। तो वो चीज़ का, और दूसरी चीज़ क्या, लैंड ओनरशिप अपने आप कास्ट से जुड़ी थी। मतलब जनरली ज़मीनें किसके पास होती थी, जो अपर कास्ट लोग जो होते थे उनके पास ही कम से कम ज़मीन होती थी। ठीक है, अपर कास्ट जो लोग होते थे उनके पास ही कम से कम ज़मीन होती थी। है ना। ठीक है, तो जनरली अपर कास्ट लोगों के पास ही सारी ज़मीनें होती थी, है ना। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म से सबसे बड़ा फेलियर होने का कारण सबसे बड़ा ये था कि कास्ट हायर की सबसे बड़ा कारण था कि कास्ट जो है अपने आप में, है ना। ठीक है, कास्ट हायरार्की या फिर कास्ट सिस्टम को डिसमेंटल करना, क्योंकि क्या हो रहा था कि जनरली कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावी था गांव के इलाकों में। इसके कारण से लोग जो है लैंड रिफॉर्म्स को, है ना, लैंड रिफॉर्म्स जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाए। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स जो है अच्छे से काम नहीं कर पाए इंडिया में। ठीक है, अब फेज टू, as the process of economic reforms started in 1991, the country was exposed to some of the new realities related to land. In this backdrop, we see a major shift economic survey in government. Some related to the backdrop, we see a major shift in economic survey of 2012-13 in government approach to land reforms, which with the following three policy initiatives, है ना। तो 1991 के बाद क्या किया गवर्नमेंट ने, लैंड रिफॉर्म्स को शिफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा नए पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाने की कोशिश करी। ठीक है, डिजिटल मैपिंग and assigning conclusive titleship of land. This is going on under the Digital India Land Records Modernization Program of 2014, which was converted from a centrally sponsored scheme to central sector scheme, with three major components, namely computerization of land records, survey, resurvey, and computerization of registration। है ना। तो पहली चीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया, सब चीज़ डिजिटल करना स्टार्ट कर दी। जो लैंड रिकॉर्ड्स थे वो क्या करे, डिजिटल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। Assigning conclusive titleship of land. This is going under the Digital India Land Records Modernization Program of 2014, which was converted from centrally sponsored central sector scheme 2016-17, है ना। तो पहले जो लैंड रिकॉर्ड डिजिटल मैपिंग और लैंड रिकॉर्ड थी वो पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। मतलब सेंट्रल से उस चीज़ के लिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल सिर्फ पैसा देती है उस चीज़ के लिए, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस स्कीम को लागू कर रही है। ठीक है, तो पहले क्या थी वो 2014 के पहले सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, बाद में क्या बन गई वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम बन गई, with three major components, namely computerization of land records, survey, resurvey, and computerization of registration।
ठीक है ना, ठीक है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, सर्वे, रिसर्वे एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई और डिजिटल हो गई। मतलब आज के टाइम में किसी को भी अगर अपनी लैंड के बारे में जानना होता है तो उसको सिर्फ खसरा नंबर लगता है, वो अगर ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में जाके डाले तो अपने आप पता चल जाता है। Devising a fair, transparent, and speedy process of land acquisition. At present, land is acquired in only through the land acquisition, rehabilitation, resettlement. है ना। Devising a fair, transparent, and speedy process of land acquisition. है ना। तो अब क्या हो कि है ना कि फेयर, ट्रांसपेरेंट और स्पीडी प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन, मतलब हमारी जो लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करें, फेयर करें और स्पीडी करें, मतलब वो जल्दी जल्दी गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर पाए। Resettlement Act 2011, once the new land acquisition of lot to were repealed by the government amidst criticism, है ना। तो अभी 2011 का लैंड एक्विजिशन का जो एक्ट है, ठीक है, लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, ठीक है ना, ठीक है, एक्ट है, वही क्या कर पाता है 2011 का, है ना। उसके हिसाब से अभी गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड एक्विजिशन करती है। 2015 में भी एक लैंड एक्विजिशन लॉ ऑफ 2015, 2015 में भी गवर्नमेंट एक लैंड एक्विजिशन लॉ लेकर आई थी, पर उसका क्या हुआ कि गवर्नमेंट को उसको वापस रिपील करना पड़ा। इवॉल्विंग एन इफेक्टिव लैंड लीजिंग पॉलिसी एट प्रेजेंट, मॉडल लैंड लीजिंग लॉ एडवाइज्ड बाय नीति आयोग इन 2016 इज बीइंग यूज्ड बाय स्टेट्स वेरी इफेक्टिवली, है ना। एट प्रेजेंट मॉडल लैंड लीजिंग लॉ, land leasing suits country as it does not interfere with the emotional psychological attachment of farmers to their ownership and land give besides giving farmers a regular income, है ना, ठीक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड लीजिंग पॉलिसी ले लेती है, ठीक है। लैंड लीजिंग में क्या होती है, गवर्नमेंट को कुछ भी काम करना पड़ता है, लैंड को यूज करना होता है, तो फार्मर से वो लैंड गवर्नमेंट लीज पे ले लेती है, ठीक है, लीज पे ले लेती है और लैंड को यूज करना रहती है। तो उससे होता क्या है, फार्मर्स को भी लीज का पैसा मिलता रहता है, रेगुलर इनकम मिलती रहती है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है, ठीक है, फार्मर का भी जो लैंड से क्या होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, जमीन से। तो फार्मर्स को भी अपनी लैंड जबरदस्ती देनी नहीं पड़ती गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को भी लैंड यूज करने के लिए मिल जाती है, गवर्नमेंट को भी एक बार में बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता, और फार्मर को भी लीज का एनुअल एग्रीमेंट, है ना, लीज का एनुअल पैसा मिलता रहता है, तो फार्मर की भी इनकम बनती रहती है। लैंड एक्विजिशन एंड एक्सपेडिटेड बाय स्टेट्स थ्रू लैंड पूलिंग, वन pool for state and the other for lease. However, the cost of land has escalated by about 3% since 2013-14 from 0.8 crore per hectare to 2.85 per hectare in 2000 as per the government, है ना। तो है ना, स्टेट जो है लैंड पूलिंग करके, ठीक है, लैंड पूलिंग करके क्या कर लेती है ना, लैंड लीज पर लेती है, ठीक है। लैंड एक्विजिशन करने के लिए लैंड पूल गवर्नमेंट लेती है, लैंड पूलिंग कर लेगी, ठीक है। एक हिस्सा गवर्नमेंट क्या कर लेगी, ठीक है, सेल के लिए ले लेगी, ठीक है, और दूसरा हिस्सा लीज के लिए ले लेगी, ठीक है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड पूलिंग, है ना, ठीक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड पूलिंग करती है, ठीक है, उससे एक हिस्सा गवर्नमेंट लीज के लिए ले लेगी, जो हम लोग पढ़ते हैं इसका, तो लैंड पूलिंग जो हमारी गवर्नमेंट करती है उसमें हम लोग क्या करती है कि जैसे मान लो कि बहुत सारे यहाँ पर जमीन है, ठीक है, यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर जमीन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1%, ये जमीन ए की है, बी की है, सी की है, डी की है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड, यहाँ पर इतने सारे लोगों की लैंड है, गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, ये सारी लैंड पूलिंग कर दी, मतलब ये सारी लैंड एक साथ इकट्ठी करके
एक्वायर कर ली। अब गवर्नमेंट ने इतनी सारी लैंड पूलिंग करके लैंड एक्वायर कर ली। अब गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें, ठीक है ना। लैंड पूलिंग गवर्नमेंट क्या करेगी कि आधा थोड़ा बहुत हिस्सा गवर्नमेंट थोड़ा बहुत हिस्सा क्या कर लेगी, सेल कर देगी, और थोड़ा बहुत हिस्सा किसानों को वापस दे देगी। ठीक है, थोड़ा बहुत हिस्सा गवर्नमेंट क्या कर देगी, सेल कर देगी, थोड़ा बहुत हिस्सा किसानों को गवर्नमेंट वापस दे देगी। ठीक है, और जो से गवर्नमेंट ने जो हिस्सा सेल किया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो हिस्सा सेल किया है, ठीक है ना, इससे ये क्या करेगी, इस प्रोजेक्ट को फंडिंग कर लेगी। ठीक है, तो लैंड पूलिंग का मतलब समझ में आ रहा है। लैंड पूलिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट, है ना, स्टेट्स में लैंड पूलिंग करती है। लैंड पूलिंग में क्या होती है, पूल बना लेती है लैंड का, मतलब कहने का मतलब बहुत सारे लोगों की लैंड एक साथ गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली। ठीक है ना, ठीक है। देखो, लैंड एक्विजिशन हैज बीन एक्सपेडिटेड बाय स्टेट्स थ्रू लैंड पूलिंग, वन पूल फॉर स्टेट सेल एंड अदर फॉर लीज। हाउएवर द कॉस्ट ऑफ लैंड हैज बीन एस्केलेटेड बाय ओवर 300% और 300%। ठीक है, 300% since 2013-14, from 0.8 hectare per hectare to 2.85 per hectare in as per the government, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड पूलिंग करी। लैंड पूलिंग करने में गवर्नमेंट ने किया क्या कि यहाँ पर एक बहुत सारे लोगों की लैंड एक्वायर कर ली, एक छोटा सा हिस्सा उसमें सेल कर दिया, उसमें यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप किया, एक छोटा सा हिस्सा सेल कर दिया। उस सेल किया गया हिस्से से क्या किया गवर्नमेंट ने, है ना, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को फंडिंग कर ली, इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कर ली। और बाकी बचे हुए हिस्से से गवर्नमेंट ने क्या किया, फार्मर्स को लीज दे दी उसकी, मतलब गवर्नमेंट ने उस लैंड को रख लिया, फार्मर्स को उसकी ओनरशिप दे दी, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, लीज का पैसा किराया वगैरह दे रही है गवर्नमेंट को। इसी को हम लोग बोलते हैं लैंड पूलिंग। Land reforms and vs green revolution. As per the land reforms of the first phase failed to help increase food grain production, and impatient India launched the green revolution in the mid 1960s. Afterwards, due to following reasons, the process of reforms went on back burner. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन को डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट 1950s के बाद लेकर आई। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, है ना, ठीक है, उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च कर दिया। गवर्नमेंट ने जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च किया, है ना, तो लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो बैक बर्नर, मतलब वो बैक फायर कर गए। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, हम लोग उसके रीजंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे inherent contradiction between land reforms and GR, while the former would have resulted in land fragmentation, the latter required bigger commercially viable and land holdings. ठीक है ना। तो देखो, लैंड रिफॉर्म्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा लैंड रिफॉर्म्स को हम सीधा सीधा समझे थे कि एक बहुत बड़ी जमीन है ना, हम लोगों ने क्या किया, है ना, कि गांव में 100 लोग थे, है ना, और गांव में 10 एकड़ जमीन थी। ठीक है, 100 एकड़ जमीन थी, मान लो गांव में 10 लोग थे, 100 लोग थे, और 100 एकड़ जमीन थी गांव के आसपास। तो हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स करके क्या किया, 100 लोगों में वो 100 एकड़ जमीन को बांट दी। तो हर पर्सन के पास क्या आ गई, एक एक एकड़ जमीन आ गई। ठीक है, अब जब हर पर्सन के पास एक एक एकड़ जमीन आ गई, तो हर पर्सन अपने अपने एक एक एकड़ खेत में अलग अलग खेती कर रहा है, अपने अपने हिसाब से खेती कर रहा है। हम लोगों ने उनको लैंड की ओनरशिप दे दी, उसको उनको लैंड जमीन का मालिक बना दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लैंड ओनरशिप। अब इससे हम लोग, हाँ, क्या हुआ कि लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो गया। क्या हुआ इससे, हमारी जमीन का क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। हमारी जमीन क्या हुई, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। हमारी जमीन का क्या हो गया, इसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया। हमारी जमीन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। अब यहाँ पर होगा क्या कि हर किसान को क्या करना पड़ेगा, अपना हर किसान को अपना अलग अलग पेस्टिसाइड्स खरीदना पड़ेगा। हर किसान को अपना हर एक एक एकड़ जमीन के लिए हर किसान को अपना अलग अलग पेस्टिसाइड्स खरीदना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है कि लैंड फ्रेगमेंटेशन जब भी होती है तो खर्चा बढ़ जाता है ना। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो हम लोग बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है, लैंड फ्रेगमेंटेशन जब भी होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब भी, अगर मान लो कि यहाँ पर 100 एकड़ जमीन होती और 100 एकड़ जमीन पे एक साथ खेती होती, ठीक है, तो क्या होता कि खर्चा कम हो जाता। अब जो
जब लैंड रिफॉर्म्स हुए तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि हम लोगों ने बहुत हर इंसान को जमीन देने की कोशिश करी, इसके कारण जमीनों के क्या हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता था कि हम लोग बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स ये यूज करते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स में हम लोगों ने लैंड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। पर ग्रीन रिवॉल्यूशन में किसको फायदा है? ग्रीन रिवॉल्यूशन में उस पर्सन को फायदा है जिसके पास बड़ी जमीन है। देखना, आपका अगर आपके पास अगर कोई लोग किसानी करते हैं तो जनरली जो बड़े किसान होते हैं वो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल पाते हैं खेती में, और छोटे किसान खेती में प्रॉफिट ही नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी जमीन होती है उतना खर्चा कम होता जाता है, पर एकड़ जमीन का खर्चा उतना कम होता जाता है ना। ठीक है। तो वो फायदा क्या होता है कि जब भी हम लोग अब तो लैंड रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने क्या किया कि छोटे छोटे जमीनों में छोटे छोटे टुकड़ों में जमीनों को बांट दिया। वैसे तो लैंड रिफॉर्म्स फेल हो गए थे हमारी कंट्री में, और ऊपर से बाद में गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च कर दिया। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च हुआ, ठीक है, तो उससे कारण किसानों को नुकसान हुआ, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स में क्या होता था, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स में हम लोगों ने जमीनों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वही जमीन को हम लोग, ठीक है, उससे मतलब ये जो लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये अपने आप में दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। ठीक है। अब यहाँ हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। While the land reforms were opposed by land-owning caste board lobbies, green revolution faced no such resistance. Land reforms को क्या हुआ कि opposed by land, जिन लोगों के पास जमींदार लोग थे, जिन लोगों के पास अच्छी खासी जमीनें थी, उन्होंने ग्रीन लैंड रिफॉर्म्स का बहुत ज्यादा विरोध किया। ठीक है। पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन से अगर फायदा हुआ, हाइब्रिड सीड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स, मशीनरी, सब चीजों की हेल्प से क्या किया गवर्नमेंट ने, अच्छा खासा किसानों का अच्छा खासा प्रोडक्शन बढ़ा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का तो किसी ने विरोध नहीं किया, पर लैंड रिफॉर्म्स का बहुत विरोध हुआ हमारी कंट्री में। लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट्स टू लैंड रिफॉर्म्स कुड नॉट शो एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ masses. However, green revolution had high potential of enhancing food grain production and the farm income. तो लैंड रिफॉर्म्स करने के बाद कोई बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा इफेक्ट नहीं देखने को हमको, लैंड रिफॉर्म्स का कोई बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट कंट्री में देखने को नहीं मिला। पहले ग्रीन रिफॉर्म्स क्या है, ग्रीन रिफॉर्म्स का हाई पोटेंशियल है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हाई पोटेंशियल ऑफ एनहांसिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड फार्म इनकम। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के पास बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल था क्या, कि फूड ग्रेन फार्म प्रोडक्शन बढ़ाया। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन ने अच्छा खासा फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारी कंट्री में बढ़ाया, पर लैंड रिफॉर्म से हमको कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ऑफिशियली इंडिया स्टिल रिमेन्स कमिटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स ऑफ द फर्स्ट फेज। Our policy emphasis has clearly shifted in favor of its second phase. Majority of experts believe a policy deletion towards the first phase of land reforms in coming times as a country heads towards the corporate and contract farming. ठीक है। तो क्या हुआ कि इंडिया अब सेकंड फेज के लैंड रिफॉर्म्स की तरफ ज़्यादा फेवर में है। ठीक है, फर्स्ट फेज के कंपेरिजन। बाकी बहुत सारे एक्सपर्ट्स एक रिकमेंड कर रहे हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए। ठीक है, सेकंड फेज में फर्स्ट के फेज की तरफ भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट फेज के लैंड रिफॉर्म की तरफ भी फोकस करना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन। By early 1916, it was almost clear that land reforms were not going to help India increase food production. है ना। अभी हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो अर्ली 1960s आते आते गवर्नमेंट को ये चीज़ क्लियरिटी आ गई थी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से और लैंड रिफॉर्म से कोई इतना ज़्यादा लैंड रिवॉल्यूशन से कोई इतना ज़्यादा फायदा लैंड रिवॉल्यूशन से कोई इतना ज़्यादा फायदा, है ना, नहीं हुआ फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। तो गवर्नमेंट सेकंड टाइम में ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आई। Just a chance, high-yielding variety seeds of wheat seeds developed by U.S. agri-scientist Norman Borlaug in Mexico came as a ray of hope which aimed to boost productivity by 250%. ठीक है। तो क्या हुआ कि यूएस के एग्री साइंटिस्ट थे नॉर्मन बारलोग, है ना। ठीक है, मैक्सिको में रहते थे। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि एक HYV सीड्स की, व्हीट की एक HYV सीड जो आज हम लोग आज भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाइब्रिड सीड की, व्हीट के हाइब्रिड सीड की एक क्वालिटी डेवलप करी। ठीक है ना। व्हीट के हाइब्रिड सीड डेवलप किया जिसका जो 250% प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। मतलब अगर ये वाले बीज को अगर आप अपने खेतों में लगाओगे तो 250% क्या होगा, ठीक है, 250% क्या होगा,
है ना, आपका प्रोडक्शन जो है वीट का वो इंक्रीज हो जाएगा उतने एकड़ खेत में, मतलब उतनी जमीन में आपका जो वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया. इंडिया adopted the seeds first imported which were produced indigenously later on along with the new farm techniques under the new agricultural strategy 1965 popularly known as green revolution. In the form coming times HYV of rice seeds were also added to it, है ना. तो इंडिया ने वो जो वीट की सीड्स थे उनको अडॉप्ट किया, ठीक है ना, 1965 में अंडर द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी 1965 नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं. 1965 में गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया, ठीक है ना. और बाद में क्या हुआ, HYV राइस के भी HYV सीड्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, राइट्स के भी क्या किया, HYV सीड्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया. कंपोनेंट्स ऑफ GR वाज बेस्ड ऑन ऑल सब इनपुट सच एज high yielding varieties of seeds. First lot of wheat seeds were imported, however later they produced in the country itself. तो पहले हम लोगों ने HYV सीड्स को क्या किया था, बाहरी कंट्री से इंपोर्ट किया था. फिर बाद में क्या हुआ कि हम लोगों ने उन्हीं सीड्स को हमारी कंट्री में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया. केमिकल इनपुट सच एज फर्टिलाइजर, जर्मिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, है ना, कंट्रोल्ड इरिगेशन. तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, जर्मिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, है ना, इन सबको, ठीक है, हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया केमिकल फर्टिलाइजर्स को. इससे क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ. कंट्रोल्ड इरिगेशन, इरिगेशन कंट्रोल्ड मतलब ऐसा नहीं कि बस पानी बहा दिया खेत में, ठीक है, पानी भी वेस्ट हो रहा है, फसल भी खराब हो रही है, ठीक है. तो कंट्रोल्ड इरिगेशन को इंट्रोड्यूस किया, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन वगैरह को. इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सच एज क्रेडिट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग. क्रेडिट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, है ना. गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रेडिट स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट ने क्या किया कि किसान को सपोर्ट करने की कोशिश की. कि मान लो किसान ने बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में फसल प्रोड्यूस भी कर ली, पर क्या है कि स्टोरेज की प्रॉब्लम रहती है कि स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, तो वो सब सपोर्ट गवर्नमेंट ने देना स्टार्ट किया. सेकंड चीज़ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग, है ना, उसको सही मार्केट दिलाना किसान को जहाँ पर उसको क्या मिल सके, अच्छे रेट्स मिल सके, ठीक है. तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने करने की कोशिश करी, है ना. क्रेडिट, क्योंकि अगर गवर्नमेंट क्या, किसान क्या है, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, ये सब चीज़ अगर किसान प्रोड्यूस भी कर लेगा, ठीक है, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें अगर किसान प्रोड्यूस भी कर लेगा, ठीक है, पर ये सारी चीज़ें फसल प्रोड्यूस भी कर लेगा, बाकी ये सारी चीज़ों को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और हर फार्मर के पास पैसा होता नहीं. तो अभी गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि किसान को हम लोग पैसा वगैरह दे, ठीक है, जिससे क्या हो, किसान इन सब चीज़ों को खरीद पाए, ब्याज पे पैसा दे सके गवर्नमेंट, लोन मिल सके फार्मर्स को, और उन लोन को क्या करे, गवर्नमेंट भरे फिर, ठीक है. नेगेटिव फॉल आउट्स ऑफ GR, अब GR ग्रीन रिवॉल्यूशन के हम लोग को नेगेटिव फॉल आउट्स क्या देखने को मिले, है ना. GR enhanced food production assuring the country's self-sufficiency by end of 1980s. However, it is many negative fallouts, है ना. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बहुत ज़्यादा नेगेटिव fallouts भी थे. Interpersonal as well as regional economic disparities increased, है ना. तो interpersonal as well as regional economic disparities increased मतलब, है ना, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ती गई, ठीक है. जो किसान के पास ज़्यादा ज़मीनें थी उनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का ज़्यादा फायदा मिला, जो किसान के पास छोटी ज़मीन थी, स्मॉल फार्मर थे, उनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का कम फायदा मिला. Ecological impact was very high. High falling soil fertility, water table, environmental degradation, soil, water, and air all getting polluted, deforestation, and rise in food chain toxicity. ठीक है, ठीक है. इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाई थे, ठीक है. सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही थी, ठीक है. हाँ, सॉइल फर्टिलिटी, वाटर टेबल, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, है ना, सब सॉइल वगैरह पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर के कारण. सुना ही होगा कि अगर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर के कारण हमारा क्या है, सॉइल और वाटर पॉल्यूट हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, राइज इन फूड चेन टॉक्सिसिटी. इन अ सेंस ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज नॉट ग्रीन रेदर नॉन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस व्हिच नीडेड इमीडिएट पॉलिसी इंटरवेंशन, है ना. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, रियलिटी में ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम ग्रीन रिवॉल्यूशन था, बाकी उसमें कुछ भी ग्रीन नहीं था, ठीक है. क्यों, क्योंकि नॉन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी, ठीक है. हम लोगों ने हमारा प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर लिया पर नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया, ठीक है. हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, उसके कारण कितने इंसेक्ट्स और कितनी बायोडाइवर्सिटीज़ है,
उसको इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कितने सारे इंसेक्ट्स की स्पीसीज आज के टाइम में कम हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। Current policy intervention. India's GR need to be really green. It was rightly suggested to move away from green revolution-led productivity to green method-led sustainability. 7 interconnected policy interventions were underway in this direct promotion of the natural farming, replacing chemical inputs by organic inputs, promotion of nutritious place of water-intensive crops like rice, sugarcane, and wheat being the major ones. ठीक है। तो क्या क्या बोल रहे हैं वो, है ना, कि हम लोग क्या करें, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, नेचुरल फार्मिंग करें, केमिकल इनपुट्स को कम करें, ऑर्गेनिक इनपुट्स को बढ़ाएं, न्यूट्री सीरियल्स को प्रमोट करें। न्यूट्री सीरियल्स का मतलब होता है, न्यूट्री सीरियल्स का मतलब होता है ना, न्यूट्री सीरियल्स, ठीक है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक शुगर केन और व्हीट हो गया, शुगर केन हो गया, चावल हो गया, इन सब में पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो हम लोग क्या करें, पानी का यूज, ऐसी क्रॉप ना लगाए जिसमें पानी ज़्यादा लगता हो। क्रॉपिंग पैटर्न, the set of crops which farmer opt in their farm practices is cropping pattern of the region. Cropping systems depend on the following factors and their combination. ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जिस पैटर्न पे फार्मर फसल लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। The set of crops which farmer opt in their farm practices in the cropping pattern of the country. Cropping systems depend on the following factors of their combinations. ठीक है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स, जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या है, लैंडफॉर्म्स, प्रेसिपिटेशन, मॉइस्चर, एल्टीट्यूड, ठीक है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स such as लैंडफॉर्म्स, प्रेसिपिटेशन, मॉइस्चर और एल्टीट्यूड, है ना। तो क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होगा, किस पर डिपेंड करता है, लैंडफॉर्म्स पे, वहाँ की ज़मीन कैसी है, बारिश कितनी होती है, वहाँ पे नमी कितनी रहती है, एल्टीट्यूड, वहाँ की हाइट कितनी है, जब समुद्र तल से, सी लेवल से वहाँ की जो हाइट है वो कितनी है। सोशो कल्चरल फैक्टर्स सच एज फूड हैबिट्स, फेस्टिवल ट्रेडिशंस, ठीक है। सोशो कल्चरल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स सच एज इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, मार्केटिंग, पोस्ट हार्वेस्ट, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स सच एज इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, मार्केटिंग, पोस्ट हार्वेस्ट, हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है क्या, है ना, कि वहाँ पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज क्रेडिट, कॉस्ट, प्राइस, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, लैंड ओनरशिप, लैंड होल्डिंग, हाउस होल्ड, फूड फोर्डर, है ना, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि किसान को पैसा मिलता है कि नहीं, कॉस्ट कितनी पड़ रही है, प्राइस क्या मिल रहा है फसल का, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज कितनी है वहाँ पर, वहाँ की कनेक्टिविटी कितनी है, आसपास रोड है कि नहीं, लैंड ओनरशिप, लैंड होल्डिंग, हाउस होल्ड, नीड ऑफ फूड, फोर्डर, फाइबर, लेबर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है। फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज सीड्स, मैकेनाइजेशन, प्लांट प्रोटेक्शन, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, है ना। तो सीड्स हो गया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सीड्स, मैकेनाइजेशन, प्लांट प्रोटेक्शन, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों का भी फर्क पड़ता है। Multiplicity of cropping systems has been one major factor features of Indian agriculture which may be attributed to two major factors, है ना। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम्स हैज बीन वन ऑफ द मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर व्हिच मे बी एट्रिब्यूटेड टू फैक्टर्स, है ना, ठीक है। तो एक एक जगह पर ज़्यादा क्रॉप लगाना, ठीक है ना, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा कॉमन है ना, कि एक फसल लगा देना उसके बीच में दुनिया दूसरी फसल लगा देना, मल्टीपल क्रॉपिंग। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसके रीजन नीचे डिस्कस किया, रेन फेड फार्मिंग व्हिच अकाउंट्स फॉर 65% ऑफ द क्रॉप एरिया encourages इंटरक्रॉपिंग एट लार्ज स्केल बिकॉज डिपेंडेंस ऑन द सिंगल क्रॉप माइट बी रिस्कियर, ठीक है। तो 65% लोग आज क्रॉप, किसान आज भी हमारी कंट्री में क्या है, बारिश पे डिपेंडेंट है खेती करने के लिए, ठीक है। तो किसान क्या करते हैं कि एक ही खेत में क्या लगाते हैं, दो दो तरीके की फसल लगा देते हैं, ठीक है, ताकि एक फसल खराब भी हो जाए तो दूसरी कम से कम कुछ थोड़ी बहुत इनकम हो जाए। अगर एक ही फसल लगा दी तो फिर क्या हो जाता है, वो रिस्की गेम हो जाता है कि अगर वो अच्छी गई तो बहुत पैसा मिलेगा और खराब हो गई तो बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा। Socio-economic situations such as small land holdings, population pressure, poverty, subsistence farming, etc. है ना। तो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशंस भी है सच एज लैंड होल्डिंग, है ना, स्मॉल लैंड होल्डिंग, छोटे छोटे खेत होते हैं लोगों के पास, पॉपुलेशन प्रेशर, पॉवर्टी, गरीबी, सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ों का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि फार्मर फसल लगा रहा है, सिर्फ इसलिए लगा रहा है ताकि वो बेचने के लिए नहीं लगा रहा है, सेलिंग के लिए नहीं लगा रहा है, ठीक है, वो किसके लिए लगा रहा है, ठीक है,
सेलिंग के लिए नहीं लगा रहा, वो सिर्फ इसलिए कि बस किसान उनके जो एनिमल्स है उसको चारा वगैरह मिल जाए, एनिमल्स को चारा मिल जाए, और ठीक है, एनिमल्स को चारा मिल जाए, है ना, और बाकी थोड़ा बहुत खाने के लिए अनाज वगैरह आ जाए, बस इसलिए। A prevalent cropping pattern. Cropping systems remain dynamic in the time and space, making it difficult to precisely determine their spread over the large territory. However, it has been estimated that more than 250 to 50 double cropping systems are followed throughout the country based on the regional spread of crops in each district, है ना। तो 250 टाइप के डबल क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो करते होते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है ना, ठीक है ना, 250 टाइप के डबल, हाँ, ठीक है ना, 250 टाइप के डबल क्रॉपिंग सिस्टम्स हमारी कंट्री में फॉलो होते हैं, ठीक है, इन ईच डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। Systems have been identified, some of the which rice, wheat, rice gram, rice mustard, rice groundnut, rice sorghum, pear millet gram, pear millet mustard, pear millet sorghum, etc. तो ये अलग अलग टाइप के, है ना, सिस्टम्स, 250 टाइप के अलग अलग डबल क्रॉपिंग सिस्टम पाए जाते हैं हमारी कंट्री में। नेचुरल फार्मिंग, natural farming is a chemical free alias traditional farming method. It is considered as agroecology based diversified farming system which integrates crops, trees, livestock with a functional biodiversity. It's an agroecology based diversified farming system which integrates crops, trees and livestock with the functional biodiversity, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि नेचुरल फार्मिंग में हम लोग नाम में नेचर है, ठीक है, नाम में क्या है नेचर, इसका मतलब क्या है कि हम लोग फार्मिंग नेचर से रिलेटेड होकर कर रहे हैं, आसपास के एटमॉस्फेयर को हम लोग देख के, आसपास के एरिया को देख के हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, है ना। इसका मेन एम क्या रहेगा कि हम लोग सारी चीजें नेचुरल यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं, केमिकल इनपुट्स बिल्कुल भी ना कर रहे हैं। एलिमिनेशन ऑफ केमिकल इनपुट्स, केमिकल इनपुट्स हम लोग यूज नहीं करेंगे फ्रॉम फार्म प्रैक्टिसेस। गुड एग्रो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस अंडर इट हेल्प इन अदर वेज टू केमिकल फ्री फार्म प्रोड्यूस। तो केमिकल फ्री फार्म प्रोड्यूस होगा मतलब हम लोग केमिकल वगैरह यूज नहीं करेंगे, सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोर करेंगे, वाटर का यूज कम करेंगे, फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाएंगे, क्लाइमेट फ्रेंडली बनाएंगे, ठीक है। क्रॉप्स, ट्रीज एंड लाइव स्टॉक विद फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बेसिस क्या है इसका, ठीक है, ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग, ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग, ठीक है, कि हम लोग क्या करें, बायोमास जो भी कचरा वगैरह निकल रहा है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट निकल रहा है, इससे हम लोग क्या करें, फर्टिलाइजर बना ले। बायोमास मल्चिंग पे हम लोग मेजर फोकस करें। बायोमास मल्चिंग का मतलब क्या होता है, in agriculture and gardening practice that involves covering topsoil with the organic matter like straw, grass, clippings, straw. बायोमास मल्चिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टॉप सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट से कवर कर देते हैं। जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको टॉप सॉइल को कवर कर देते हैं। जैसे जैसे ये वेस्ट डिकम्पोज होता है, जैसे जैसे ये वेस्ट डिकम्पोज होता है हमको क्या फायदा होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग, बायोमास मल्चिंग का मतलब होता है हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग टॉप सॉइल पे रख देते हैं। जैसे जैसे ये वेस्ट डिकम्पोज होता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। यूज ऑफ ऑन फार्म काउ डंग यूरिन फॉर्मुलेशन, है ना। तो काउ डंग और काउ यूरिन से हम लोग क्या करें, खाद वगैरह बना ले, फर्टिलाइजर बना ले। पीरियोडिक सॉइल एरेशन, सॉइल एरेशन करें, सॉइल एरेशन करने के लिए क्या करते हैं, अल्टा पल्टा करते हैं ना, कल्टीवेटर बोलते हैं शायद उसको। इससे क्या सॉइल में एयर अच्छे से पहुंच जाएगी, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ ऑल सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स, है ना, सारे केमिकल इनपुट्स हम लोग बंद कर दे, केमिकल्स का यूज बंद कर दे, ठीक है। इट इज बीइंग प्रमोटेड इन बी के भारतीय किसान प्राकृतिक किसान प्रगति प्रोग्राम 2021, है ना। 2021 में गवर्नमेंट की स्कीम आई थी भारतीय प्राकृतिक किसान कृषि पद्धति प्रोग्राम, इसमें यूज किया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम द पीकेवीवाई परंपरागत कृषि विकास योजना 2018 and it aimed at promotion traditional indigenous practices. Under the program, financial assistance of 12,200 per hectare for 3 years is provided for the cluster formation, capacity building, continuous hand holding by trained personal certification of residue analysis, है ना। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे,
12,200 पर हेक्टेयर का, है ना, ठीक है। गवर्नमेंट क्या देती है 3 साल के लिए, है ना, ठीक है। गवर्नमेंट क्या देती है, पैसा देती है, ठीक है। काहे के लिए, क्लस्टर फॉर्मेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग बाय ट्रेन प्रोफेशनल, सर्टिफिकेशन और रेसिड्यू एनालिसिस, है ना। तो ये सब चीज़ें, रेसिड्यू एनालिसिस कैसे करना है, कैसे हम लोगों को नेचुरल फार्मिंग करनी है, ये सब चीज़ें समझने के लिए गवर्नमेंट देती है 12,200 रुपये पर हेक्टेयर 3 साल के लिए, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग सिखा रही है एक तरीके से गवर्नमेंट। अंडर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस इट प्रमोट्स वेरियस फॉर्म ऑफ एग्रिक ऑर्गेनिक फार्मिंग सच एज होमा farming, called relevance of science by propagated entirely spiritual farming dating back to Vedic period, under which chanting of Sanskrit mantras and Agnihotra puja is performed at a specific time before the holy fire. Cow farming, Vedic farming, zero budget, natural farming, ZBNF is being promoted under RKVY2, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये होमा फार्मिंग प्रमोट कर रहे हैं, मतलब ये पुराने जमाने का, ठीक है, मंत्र पढ़ेंगे, संस्कृत मंत्र की चैंटिंग होगी, है ना, खेती करने में अग्निहोत्र पूजना, अग्निहोत्र हवन होंगे, ये सब करेंगे, ठीक है। काव फार्मिंग, वैदिक फार्मिंग, जीरो बजट, नेचुरल फार्मिंग, है ना, ये सब चीजें गवर्नमेंट प्रमोट करने की कोशिश करती है। जेबीएनएफ इज प्रमोटेड अंडर द RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-2। The program has been found effective by several studies as per Niti Aayog, and around 2-3 million farmers have been practicing natural farming by 2023. 2023 आते आते 3 मिलियन फार्मर्स क्या कर रहे हैं, 30 लाख फार्मर्स हमारी कंट्री में क्या कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। स्प्रेड ओवर 25 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, 25 लाख हेक्टेयर पे हमारी कंट्री में 2023 आते आते नेचुरल फार्मिंग हो रही है। तो हम लोग इसके वीडियो, इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।